दोस्तों, मॉडर्न कम्बैट, एस्फाल्ट, ब्रदर्स इन आर्म्स, गैंगस्टर, डंजन हंटर और सोनिक रनर जैसे मोबाइल गेम्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इन गेम्स पर करोड़ों डाउनलोड्स हैं और लाखों लोग इन्हें डेली खेलते हैं। पर इन सभी लेजेंडरी गेम्स के पीछे एक ही कंपनी का हाथ है, नाम है गेमलॉफ्ट। ये कंपनी एक टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेवलपिंग कंपनी हुआ करती थी, क्योंकि गेमलॉफ्ट का ये लोगो जिसके भी आगे लग जाता था, ऑडियंस के लिए वो फुल एंटरटेनमेंट और हाई क्वालिटी ग्राफिक्स का सर्टिफिकेट बन जाता था। पर आज के टाइम पर गेमिंग के दुनिया में गेमलॉफ्ट गुमनाम हो चुका है। पबजी, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स में दिन रात लगे खेलने वाले गेमर्स भी गेमलॉफ्ट के किसी भी गेम का कोई क्रेज नजर नहीं आता। और तो और गेमलॉफ्ट की हिस्ट्री में एक इतनी बड़ी कंस्पिरेसी हो चुकी है, क्योंकि इसके ओरिजिनल फाउंडर गुलमर्ट ने भी इस कंपनी से रिजाइन कर दिया है। तो आखिर क्या है गेमलॉफ्ट के राइज एंड फॉल की कहानी, चलिए शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, गेमलॉफ्ट की शुरुआत 14 दिसंबर 1999 को मिशेल गुलमर्ट ने की थी, जिन्हें यूरोपियन वीडियो गेम इंडस्ट्री के जायंट्स में से एक माना जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिशेल की फैमिली एक समय पर खेती किया करती थी, पर फिर मिशेल और उनके भाइयों ने कंप्यूटर्स की डीप नॉलेज एक्वायर की और 1986 में इन्होंने यूबीसॉफ्ट नाम की वीडियो गेम की कंपनी की शुरुआत की। एक तरह जहां यूबीसॉफ्ट ज़्यादातर पीसी गेम पर ज़्यादा फोकस कर रही थी, वही मिशेल को मोबाइल गेमिंग में बड़ा स्कोप नज़र आ रहा था। और फिर लेट 90s में इंटरनेट की तेज़ी से होती ग्रोथ के बीच वो गेमलॉफ्ट की शुरुआत कर देते हैं। आपको बता दूं कि गेमलॉफ्ट का हेडक्वार्टर फ्रांस के कैपिटल पेरिस में मौजूद है। अपनी शुरुआत में गेमलॉफ्ट फीचर फोन्स के लिए गेम्स बनाया करता था, जिसमें प्रिंस ऑफ पर्शिया और स्प्लिंटर सेल काफ़ी पॉपुलर साबित हुए। लेकिन दोस्तों, गेमलॉफ्ट को असल बूस्ट तो तब मिला जब एंड्रॉयड और iOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आए और लोगों के बीच स्मार्टफोन्स को पॉपुलरिटी हासिल होने लगी। गेमलॉफ्ट के मोबाइल गेम्स कितने पॉपुलर हुए, इस बात का अंदाज़ा आप इस डेटा से लगा सकते हैं कि फेब 2009 में जब इसका IPO लाया गया था, तब तक ये कंपनी अपने गेम्स की 20 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपी सेल कर चुकी थी। और दोस्तों, गेमलॉफ्ट का हर गेम ज़बरदस्त पॉपुलरिटी हासिल कर रहा था, पर इन सभी गेम्स के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई थी, और वो ये थी कि गेमिंग कम्युनिटी के बीच इन्हें क्लोन या फिर कॉपी कर पुकारा जाता था। गेमलॉफ्ट खुद के गेम आइडियाज़ को तो सोच ही नहीं रहा था। ये कंपनी पीसी और कंसोल पर चलने वाले पॉपुलर गेम्स के आइडिया को कॉपी करके उनका मोबाइल वर्जन बना रही थी। जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए तो इनकी गैंगस्टर सीरीज, जिसमें गैंगस्टर वेगास और गैंगस्टर क्राइम सिटी और गैंगस्टर 2 और अर्बन क्राइम जैसे गेम्स आते हैं, वो रॉकस्टार गेम्स नाम की कंपनी के GTA यानी कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की कॉपी है। ठीक ऐसे ही ज़ॉम्बी इन्फेक्शन का आइडिया रेजिडेंट इविल से लिया गया है, और गेमलॉफ्ट के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम सीरीज नोवा का आइडिया हैलो और शैडो गार्डियन से मैच करता है। नवंबर 2011 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब गेमलॉफ्ट के फाउंडर मिशेल से पूछा गया कि लोग आपके गेम्स को क्लोन कहते हैं, तो फिर मिशेल ने कहा कि गेमिंग इंडस्ट्री में नया कंसेप्ट बहुत ही रेयरली आता है और गेमलॉफ्ट किसी भी गेम का क्लोन नहीं करती, बल्कि उसके कंसेप्ट को और इम्प्रूव करती हैं। अब दोस्तों, भले ही गेमिंग कम्युनिटी चाहे गेमलॉफ्ट को कॉपी कैट कह रही थी, पर सच ये भी था कि गेमलॉफ्ट के अलावा शायद ही कोई कंपनी थी जो कि हाई क्वालिटी मोबाइल गेमिंग पर इतना ज़्यादा फोकस कर रही थी। गेमलॉफ्ट के गेम्स की क्वालिटी और ग्राफिक्स उस गेम से भी काफ़ी ज़्यादा बेटर और स्मूथ होते थे, जिनके कॉन्सेप्ट को ये कॉपी किया करते थे। और यही एक फैक्टर गेमलॉफ्ट की USP बन चुकी थी, जो कि इन्हें गेमिंग मार्केट में सबसे ऊपर की पोजीशन पर ला खड़ा कर रहा था। गेमलॉफ्ट का रेवेन्यू मॉडल भी दूसरे गेमिंग कंपनी से काफ़ी अलग था, जो कि एक गेम खेलने वाले लोगों की एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देता था। अब दोस्तों, गेमलॉफ्ट के इस रेवेन्यू मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि एक गेमिंग कंपनी आखिर पैसे कैसे कमाती है। तो दोस्तों, किसी भी गेम के पास पैसे कमाने के 3 जरिए होते हैं: एडवर्टीजमेंट, माइक्रो ट्रांजेक्शंस और रिटेल ट्रांजेक्शंस। जब भी आप गेम खेलते हैं तो उसके बीच में आपको कुछ एड्स देखनी पड़ती हैं, जिनको देखे बिना आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाते। ये गेम्स गूगल एडवर्टीजमेंट और दूसरे एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म द्वारा चलाए जाते हैं, जिनसे गेमिंग कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई करती हैं। लेकिन गेमलॉफ्ट के फाउंडर मिशेल का मानना था कि इन गेम एडवर्टीजमेंट दिखाने से गेम खेलने वाले इंसान के माइंड में फ्लक्चुएशन बढ़ती है और वो अक्सर गेम को डिलीट करके राइवल कंपनी की गेम को इंस्टॉल कर लेते हैं।
यही कारण है कि अपनी गेम्स की इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी होने के बावजूद गेमलॉफ्ट अपने गेम्स में एडवर्टीजमेंट चलाने के सख्त खिलाफ रही है और उन्होंने इससे होने वाले मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फायदे पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। अब अगर हम बात करें माइक्रो ट्रांजैक्शंस की, तो फिर ये वो पैसे होते हैं जो कि हम गेम खेलते समय छोटे छोटे अपग्रेड्स पर खर्च करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पबजी और फ्री फायर जैसे गेम्स में कैरेक्टर, स्किन, कॉइन, डायमंड पास और पास को खरीदने के लिए कुछ पैसे खर्च करते हैं। ऐसे ही जिन गेम्स में अलग अलग लेवल या कैंपेन्स होते हैं उनमें किसी टफ लेवल को स्किप करने के लिए प्लेयर से पैसे मांगे जाते हैं और इन्हें ही माइक्रो ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। हालांकि गेमलॉफ्ट के बनाए गए गेम्स में हमें माइक्रो ट्रांजैक्शंस काफ़ी कम नज़र आते थे क्योंकि इनका पूरा रेवेन्यू सिस्टम रिटेल ट्रांजैक्शंस पर बेस्ड था। अब दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर पर कई बार किसी ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं और दोस्तों इन्हें ही रिटेल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। मतलब कि एक बार पैसे देकर गेम को खरीद लिए, इसके बाद से ना तो आपको एडवर्टीजमेंट से होने वाला डिस्ट्रैक्शन झेलना होगा और माइक्रो ट्रांजैक्शन भी आपको काफ़ी कम दिखाई देते हैं। गेमलॉफ्ट की सक्सेस के पीछे इनके डाइवर्सिफिकेशन, क्वालिटी और क्वांटिटी के प्रॉपर बैलेंस बनाए रखने का भी हाथ है। गेमलॉफ्ट के मोबाइल गेमिंग ने हर जॉनर पर अपनी पकड़ बनाए रखी हुई थी। उनके पास गैंगस्टर सीरीज जैसी ओपन वर्ल्ड वार गेम्स, एस्फाल्ट जैसे रेसिंग गेम्स और मॉडर्न कॉम्बैट जैसे शूटिंग गेम्स सभी मौजूद हैं। गेमलॉफ्ट ने फुटबॉल फैंस के लिए रियल फुटबॉल और खास तौर पर बच्चों को टारगेट करने के लिए सोनिक रनर्स, मिनियन रश, आइस एज एडवेंचर, डिज्नी मैजिक किंगडम्स और ड्रैगन मैनिया लेजेंड्स जैसे गेम्स भी बनाए हैं। इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ही गेमलॉफ्ट मोबाइल गेम खेलने वाले बड़े कंज्यूमर्स को भी अपने साथ जोड़ पाया और इन्होंने अपने रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। गेमलॉफ्ट ने करीब 190 गेम्स को पब्लिश किया, यानी कि क्वांटिटी के मामले में भी ये काफ़ी आगे नजर आते हैं। गेमलॉफ्ट का हर गेम टॉप नॉच बनाया गया, जहां ग्राफिक्स को स्मूथ रखा गया और कंज्यूमर एक्सपीरियंस को टॉप प्रायोरिटी दी गई। साल 2014 से 15 तक गेमलॉफ्ट दुनिया की टॉप मोबाइल कंपनी बन चुकी थी और कोई भी दूसरी कंपनी उनकी टक्कर में खड़ी ही नहीं नजर आती थी। पर यही वो दौर था जब गेमलॉफ्ट का डाउनफॉल देखने को मिला। दोस्तों, मिशेल गुइलमॉट प्राउडली कहा करते थे कि उनकी गेम्स में कोई ऐड नहीं होते हैं, लेकिन गेमलॉफ्ट इतनी हाई क्वालिटी गेम्स को बनाने में इतना पैसा खर्च कर रही थी जिससे रिटेल मॉडल से निकलना काफ़ी कठिन हो चुका था। गेमलॉफ्ट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अलेक्जेंडर ने कहा कि iOS डिवाइस से आने वाला उनके पास रेवेन्यू एंड्रॉयड के कंपैरिजन में 400 गुना से भी ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि महंगे आईफोन डिवाइसेस खरीदने वाले लोग ऐप स्टोर से पैसे खर्च करके गेम को खरीदने में कोई भी परहेज नहीं करते थे और इनके लिए एड फ्री एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता था। लेकिन दूसरी ओर एंड्रॉयड डिवाइसेस, जिनमें भारत जैसे एशिया के डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, हम लोग किसी भी गेम को खरीदने के बजाय एड्स को देखते रहना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब लोग गेमलॉफ्ट के गेम्स को क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड करने लगे, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। ऐसे में गेमलॉफ्ट ने अपनी यूएसपी को एक तरफ करके अपने गेम्स के अंदर एडवर्टीजमेंट लगाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, गेमलॉफ्ट ने जिस ज़माने में शुरुआत की थी तब ज़्यादातर कंपनीज प्रीमियम और पेड गेम्स ही बेचा करती थी, पर एंड्रॉयड के गूगल प्ले स्टोर ने लोगों को फ्री ऐप्स की ऐसी आदत लगा दी कि पेड ऐप्स को तो हम खरीदना ही भूल गए। आजकल तो जो भी गेम्स आते हैं वो प्रीमियम मॉडल पर बेस्ड होते हैं। मतलब पहले तो लोगों को फ्री में गेम डाउनलोड करने दो और फिर एडवर्टीजमेंट और माइक्रो ट्रांजैक्शन की मदद से उनसे कमाई करते रहो। मार्केट के इस नए ट्रेंड ने गेमलॉफ्ट के पूरे रेवेन्यू मॉडल को ही तबाह कर दिया। ये तो बस शुरुआत ही थी, असली धमाका तो होना अभी बाकी था। साल 2015 में गेमलॉफ्ट का लॉस $16.6 मिलियन तक पहुंच गया था, जो कि इनकी हिस्ट्री का ऑल टाइम लॉस था। इस मेजर लॉस के चलते उन्होंने अपने 7 स्टूडियोज भी बंद किए और गेमलॉफ्ट के इन्वेस्टर्स भी उनसे खासे नाराज हो गए। इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठाया विवेंडी ने, जो कि फ्रांस की एक जाने माने मास मीडिया कंपनी है। विवेंडी ने गेमलॉफ्ट में 6.2% का शेयर खरीद लिया, जिससे स्टॉक मार्केट में गेमलॉफ्ट की कंडीशन थोड़ी बेटर होने लगी। पर दोस्तों, गेमलॉफ्ट के फाउंडर्स कभी सोच ही नहीं सकते थे कि विवेंडी उनकी कंपनी के शेयर ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी ही हड़पना चाहती थी। उसी दिनों में उन्होंने अपने शेयर का 10.2% तक पहुंचा दिया और फेब 2016 तक विवेंडी के गेमलॉफ्ट के शेयर 30% तक बढ़ चुके थे। 1 जून 2016 तक विवेंडी के पास 56% शेयर आ चुके थे और ये कंपनी अब गेमलॉफ्ट की मालिक बन चुकी थी। गेमलॉफ्ट पर अब विवेंडी का पूरा कंट्रोल चल रहा था और उन्होंने गेमलॉफ्ट के पूरे टॉप मैनेजमेंट को ही बदल दिया और अपने हिसाब से सारे डिसीजन लेना शुरू कर दिए। विवेंडी की नई मैनेजमेंट ने गेमलॉफ्ट के नए गेम्स
में एडवर्टीजमेंट और माइक्रो ट्रांजेक्शंस को बढ़ावा दिया और सारे यूजर एक्सपीरियंस को ही बर्बाद कर दिया। नोवा 3 जैसी गेम जो कि आयरन्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, विवेंडी ने उनके अपडेट्स लाना ही बंद कर दिए, जिसके चलते लोगों ने गेमलॉफ्ट के इन गेम से पूरी तरह ही किनारा कर लिया। साथ ही नोवा लेगेसी जैसी गेम्स को जो कि अपने लॉन्च से पहले जो बहुत ज़्यादा हाइप बना रहे थे, जब वो लॉन्च हुए तो वो लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आए। पिछले कुछ सालों में गेमलॉफ्ट के नए नए रेवेन्यू मॉडल इनके लॉस को ज़रूर कम किए हैं, पर लोगों के बीच गेमलॉफ्ट के गेम्स का वो क्रेज़ कभी भी लौट नहीं सकता। पिछले कुछ सालों में चाइनीज़ कंपनी जैसे टेंसेंट गेम्स, नेटईज और क्रॉफ्टन गेम्स ने यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज को काफ़ी कड़ी टक्कर दी है और एक से एक पॉपुलर गेम्स को डेवलप किया है। इनके गेम्स लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर हुए, जिसने अल्टीमेटली दूसरे गेम्स को पीछे करने का भी काम किया। दूसरी तरफ स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के लगातार डेवलप होने के साथ हमारे फ़ोन्स के अंदर स्टोरेज और रैम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इस मार्केट में इतने प्लेयर्स आ चुके हैं कि गेमलॉफ्ट इसमें अपना रास्ता ही खोज नहीं पा रहा। वैसे दोस्तों, आपने गेमलॉफ्ट के कौन कौन से गेम्स खेले और आपको क्या लगता है, क्या फिर एक बार गेमलॉफ्ट मोबाइल गेमिंग का किंग बन पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।